हमारा प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में राष्ट्रवादी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी ने कहा था, वह चुनौती है मानव को मानव बने रहने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की इस चुनौती के लिए उसको ज्ञानवान होना पड़ेगा, उसको शीलवान होना पड़ेगा, उसको वैदिक परंपरा के इस उद्घोष को अंगीकार करना पड़ेगा जो हमारा वैदिक परंपरा कहती है, सम गच्छध्वम सम बद्धध्वम सम नो मनासी, जानताम के इस उद्घोष को अंगीकार करते हुए कि सब एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक टीम वर्क के साथ एक धर्म के बारे में। राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है और यही एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलेंगे तो हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। याद रखना, राष्ट्र धर्म के मार्ग में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना परस्पर एकता से ही संभव हो पाएगा। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हो पाएगा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस ऊर्जावान शक्ति के बल पर, छात्र शक्ति के बल पर, क्योंकि यही छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो कहता है कि युवा कल का नहीं आज का नागरिक है और आज का नागरिक है तो उसको हम लोग आज के दिन पर ही उस राष्ट्र धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के सामने देश की शताब्दी वर्ष के लिए जो टारगेट तय किया है, कैसा भारत चाहिए, वह विकसित भारत, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक स्वावलंबी भारत, और उस स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। उधर यूपी के उपचुनाव में 9 में से 7 विधानसभा सीट जीत रहा, जहां पर बीजेपी जश्न मना रही है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर चुनाव में गड़बड़ी कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि सपा के आरोपों को नकारते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जनता के जनादेश का अपमान कर चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम और देश की संवैधानिक शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली समाजवादी पार्टी और विपक्ष को यूपी की जनता ने कुंदर की विधानसभा में बैलेट पेपर से भी धूल चटाकर बीजेपी के प्रति अपने विश्वास की मोहर लगा दी है। मेरी सलाह है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी को अपनी बुद्धि के लिए प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। नाचना जाने आंगन टेढ़ा, जब जनता इनके खिलाफ जनादेश देती है तो समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग तुरंत ईवीएम पर प्रश्न उठाने लगते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को लांछित कर। आज की स्थिति है कि ईवीएम की छोड़िए, पोस्टल बैलेट में भी ये लोग धूल चाट रहे हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र की ये लोग सर्वाधिक चर्चा कर रहे हैं, कुंदरकी की, तो कुंदरकी में भी जो पोस्टल बैलेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 68 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को केवल 19 वोट ही मिले। समाजवादी पार्टी के जो कारनामे हैं, जो उनका चरित्र है, ये परिणाम उसी के अनुरूप आए। ये लोग किस मुंह से धांधली की बात करते हैं, इन्हें अपने गिरेबान पर झांकने देखना चाहिए। और मेरी सलाह है कि श्री अखिलेश यादव जी को अपनी बुद्धि के लिए श्री राम, भगवान श्री राम से विनती करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में जो लोग
हाथ में संविधान लेकर लोगों को बहका रहे थे, गुमराह करने का काम कर रहे थे। और ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सरकार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। भाइयों बहनों, ये तीसरी बार कारनामा 52, 57 और 62 में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया और आज तीसरी बार 14, 19 और 24 में देश की जनता ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया। लोकसभा चुनाव में के बाद आज उन्हीं के लोग, उन्हीं के शागिर्द और समर्थक जिस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों पर ईंटों का प्रहार कर रहे हैं, वो हम सब लोग जानते हैं। संबल की घटना से ये स्पष्ट है कि संवैधानिक संस्थाओं को सिर्फ इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना आता है। इन लोगों ने हमेशा संविधान को ठेंगा दिखाने का काम और संविधान का सबसे ज्यादा चीरहरण करने का काम इन्हीं पार्टी के लोगों ने किया। ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के आदेश नहीं मानते और उन्हें लगता है कि आज भी ये मुगलिया संतुलन का हिस्सा है, जिसने इस देश पर आक्रमण करके इस देशवासियों को सैकड़ों साल तक अपना गुलाम बनाए रखा है। यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की बांटने वाली राजनीति को सिरे से नकार दिया है और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से बौखला गए हैं और अनावश्यक बयानबाजी करने लगे हैं। प्रदेश में उपचुनाव में करारी हार का सामना करके समाजवादी पार्टी के नेता अपनी झींक निकाल रहे हैं। वे विभाजनकारी मानसिकता को फैलाने के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, वो 1947 में जिन्ना और सोहरावर्दी के डायरेक्ट एक्शन के विचारों की एक प्रकार से उसी तरह है। संबल में आज जिस प्रकार से बवाल हुआ, उसके पीछे समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी की विभाजनकारी सोच कहीं ना कहीं हावी दिखती है। बेचैनी, बदहवासी और हताशा और निराशा है समाजवादी पार्टी आज की उनकी हरकतों से जिस समझा जा सकता है। इस प्रकार से उपचुनाव में करारी हार मिली है, ये जख्म इतना गहरा है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेता निश्चित रूप से आज परेशान हैं और सुबह ही होते हुए आज उन्होंने जिस प्रकार से जनता को बहकाने और भटकाने का एक नया सिलसिला छोड़ने का काम किया। कुंदरकी में 1,70,371 लोगों ने कमल का बटन दबाया है। उधर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 55 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और अन्य प्रख्यात हस्तियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री की अगुवाई में सर्वसम्मति से लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया गया। आपको बता दें कि इस घोषणा पत्र में विश्व भर से पधारे न्यायविदों और कानूनविदों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्काल सुधार का आह्वान किया है। बता दें कि 22 से 24 नवंबर तक CMS कानपुर रोड ऑडिटोरियम में आयोजित विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर आधारित यह सम्मेलन विश्व एकता, विश्व शांति एवं विश्व के 2.5 अरब से अधिक बच्चों के सुंदर एवं सुरक्षित भविष्य को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के जन्मदाता एवं संयोजक रहे स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। यहाँ 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें 56 देशों से पधारे 150 से अधिक सम्मानित अतिथियों का, न्यायाधीशों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि भविष्य के लिए शासन
विषय पर 24 से 20 नवंबर तक आयोजित इस सम्मेलन में संपूर्ण मानवता की एकता और वैश्विक शांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की भावना के अनुरूप सारे विश्व में एकता एवं शांति स्थापित करने के लिए आप सभी ने आज सर्वसम्मति से जो लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया है, उसके माध्यम से एक शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित विश्व का निर्माण अवश्य होगा। आज जब दुनिया युद्ध, जलवायु परिवर्तन, सीमा विवाद, आतंकवाद और महामारी जैसे गंभीर मुद्दों का सामना कर रही है, तब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करना और शांतिपूर्ण साधनों से समाधान तलाशना इस अनुच्छेद की प्रासंगिकता की ओर अधिक बढ़ा देता है। आप देखेंगे कि विश्व के अंदर आदरणीय मोदी जी का भी यही सपना है, वह सपना साकार हो रहा है। देश के अंदर आज पूरे विश्व एक शांति के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, वृक्षारोपण के मार्ग पर और जल संकट से उबरने के लिए काम कर रहा है। यह अनुच्छेद हमें सिखाता है कि संघर्ष और विभाजन के बजाय संवाद, सहयोग, समझ का मार्ग हमें एक अस्थायी और शांति पूर्ण विश्व व्यवस्था की दिशा में ले जा सकता है। भारतीय संविधान का एक प्रावधान ने न केवल भारतीय समाज को प्रेरित करता है, बल्कि एक वैश्विक आदर्श भी स्थापित करता है। वास्तव में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 केवल कानूनी शब्दों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह विश्व समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक और प्रकाश स्तंभ है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति, सुरक्षा और न्याय प्राप्त करना तभी संभव है जब हम सभी एकजुट होकर पारस्परिक सम्मान और सहयोग के साथ काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आज से 24 वर्ष पूर्ण स्वर्गीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सम्मेलन सारी दुनिया के बच्चों को सुरक्षित भविष्य के लिए एक सशक्त विश्वव्यापी शासन देने में अवश्य सफल होगा। इसके लिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि सारे विश्व को एक परिवार बनाने का सपना साकार हो सके और यही हमारी जगदीश गांधी जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि। विश्व का 25वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 25वां वर्ष है जिसमें लगातार इस सम्मेलन का आयोजन होता रहा है। इसकी मेन थीम है जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 51 है, उसमें जो वर्णित है कि किसी भी एक देश के भारत गणराज्य के जो संबंध और देशों के साथ कैसे होंगे, उसका उसमें अपने हमारे देश की प्रतिबद्धता दिखती है। और अगर हर एक देश का जो संविधान है, कानून है, वो इसी तरीके की भावना को अपना सके जिस तरीके की भावना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है, तो मुझे लगता है कि शांति बहुत आसानी से आ जाएगी। इसके अंदर जो विचार है वो हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का जो विचार है वसुधैव कुटुंबकम का, उसी से ये प्रेरित है ये वाला अनुच्छेद 51। और आज जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो 80 साल पहले लगभग उसका जो चार्टर है वो बना था, वो 80 साल में ज़रा भी संशोधित नहीं हुआ है, जबकि एक विश्व समाज जो है वो काफ़ी उसमें बदलाव आया है। और आज की चुनौतियाँ नई चुनौतियाँ हैं जिन समस्याओं से ठीक से डील करने के लिए ये चार्टर जो है वो अभी उपयुक्त शायद नहीं है। तो यहाँ पर ये चर्चाएं हुई कि किस तरीके से विश्व व्यवस्था जो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हो, जो भविष्य को एक सुंदर और सुरक्षित भविष्य बना सके, किस तरीके की हमें एक विश्व व्यवस्था चाहिए और उसमें जुडिशरी का क्या भूमिका हो सकती है, उस तरीके की सुंदर समाज को बनाने की परिकल्पना में जुडिशरी का रोल क्या हो सकता है। तो आपके माध्यम से ये बात बाहर जाएगी, व्यापक रूप से फैलेगी। इसके लिए आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से दिव्य और भव्य अयोध्या में एक बार फिर से राम राज्य लौटने लगा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से आई एक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या में ऑनलाइन की जाने वाली शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण हो रहा है। हर शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार जिले के 19 में से 18 थाने प्रदेश में पहली रैंक पर आए हैं। इसमें कोतवाली नगर टॉप पर है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ की नव्यता और भव्यता का दिव्य एहसास कराना चाहती है और इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार महाकुंभ अभी तक के सभी कुंभ से ज्यादा अलौकिक होने जा रहा है। बता दें कि पहली बार संगम क्षेत्र के निषादराज की उपस्थिति का इसका उदाहरण है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले प्रयागराज के लिए वाराणसी से निकल चुका है। साथ ही निषादराज क्रूज को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI ने अपने कब्जे में लेकर वाराणसी से प्रयागराज की ओर रवाना कर दिया है। साथ ही टीम को तत्काल प्रभाव से सक्रिय भी कर दिया गया है। बता दें कि अत्याधुनिक सुविधाओं वाले इस क्रूज को रिसीव करने के लिए कस्तूरबा समेत 2 VIP वाहन बाकायदा नैनी ब्रिज के पीछे तैनात कर दिए गए हैं। तो वहीं मेला प्राधिकरण के साथ वाराणसी प्रशासन मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 को स्वच्छ, सुरक्षित और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के संकल्प को सफल बनाने की दिशा में प्रयागराज मेला प्राधिकरण पूरी तरह से सक्रियता से आगे बढ़ रहा है। महाकुंभ को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए मेला प्राधिकरण द्वारा गंगा सेवादूतों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। लगभग 1800 गंगा सेवादूत 250 के बैच में प्रशिक्षित किए जाएंगे। ये गंगा सेवादूत महाकुंभ में स्वच्छता, सैनिटेशन और टेंडेज की कार्ययोजना, आग और अन्य आपदा से सुरक्षा और निरीक्षण का कार्य करेंगे। उधर योगी सरकार ने अब शिक्षा गुणवत्ता मापने की दिशा में एक अहम कदम उठाने का निर्णय लिया है। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को समझने और उसमें नीतिगत सुधारों के लिए आधार तैयार करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT के सहयोग से 4 दिसंबर को परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 का आयोजन कराने जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश में 9,715 चयनित स्कूल शामिल हैं, जिसमें कि सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसे और अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालय सम्मिलित हैं। बता दें कि ये सर्वेक्षण देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देश में ADCP नोएडा मनीष कुमार मिश्र ने थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के अंतर्गत GIP मॉल, गार्डन गैलेरिया और बोटेनिकल गार्डन के पास फुट पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने यातायात कर्मियों और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही संदिग्ध वाहनों को व्यक्तियों की चेकिंग की गई। वहीं नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 116वें एपिसोड के तहत लोगों को संबोधित किया। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस की शुभकामनाएं दी। सारे संदेश, कितने ही मैसेजेस, मेरा पूरा प्रयास रहा दिवस है। NCC का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी NCC कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। NCC युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो,
वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5,000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। आप देखिएगा, आप किसी भी कैरियर में जाए, एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम अक्सर ऐसे युवाओं की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ही युवा हैं जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। हम अपने आसपास देखें तो कितने ही लोग दिख जाते हैं जिन्हें किसी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हुआ है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।